इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर की बात करें तो एक तो हो गया आपका एलर्जी वाला रिएक्शन जो एलर्जन से हो रहा है। तो सारे फॉरेन मटेरियल जो एलर्जी कॉज कर रहे हैं दैट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एलर्जन। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन, एंटीजन एलर्जन डिफरेंस। एलर्जी वो ऐसे एंटीजन जो एलर्जी कॉज कर रहे हैं उनको क्या बोला गया, एलर्जन। क्लियर? क्या कह रहे बेटा? 36, एक मिनट। मैडम वो गुड आई ट्रांसप्लांटेशन इन ह्यूमन होता है, उन्हें भी इम्यून सप्रेसेंट थ्रू लाइफ लेने होते हैं। हाँ बेटा, लेना होगा। when you have got allergies के बारे में बात करते हैं। when you have gone to a new place and suddenly you started sneezing, wheezing, wheezing मतलब जो विसल की तरह सांस लेने में साउंड आता है, ठीक है। wheezing for no explained reason, कोई रीजन नहीं लेकिन आपको इस तरीके की दिक्कत हो रही है। and when you went away your symptoms disappear, एक टाइम के लिए हुआ और सिस्टम वो सारे सिम्टम डिसअपियर हो गए। तो ये लो लेवल की एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है। आपने किसी चीज से एलर्जी को शो किया। डिड दिस हैपन टू यू? सभी को कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का एलर्जी जरूर फेस करना पड़ता है। सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स इन द एनवायरमेंट। द above mentioned reaction could be because of allergy to pollen, mites, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, mites, which are different in different places। सबका अपना अपना एलर्जिक सिस्टम, अलग अलग एलर्जी सिस्टम, अलग अलग एलर्जन से इंड्यूस होने वाला एलर्जिक सिस्टम है, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना है, एक्सागेरेट रिस्पॉन्स मतलब बहुत हाई रेट पे रिस्पॉन्स दे रहा है इम्यून सिस्टम। अब देखो तुम इसको ऐसे रिलेट करो कि छोटा सा किसी ने बड़ा पाव की चोरी कर दी, एक ठेले पे 10 बड़ा पाव चोरी हो गई, ठीक है। अब कहो कि पूरी रत्नागिरी की पुलिस उस चोर के पीछे लगी हुई, जगह जगह हर घर में घुस के उस चोर को ढूंढ रहे हैं। रीजन क्या? कि एक बड़ा पाव चोरी हुआ है, क्लियर। और पूरा सिस्टम हिला गया। तो ये कैसा हो गया, एक्सागेरेट रिस्पॉन्स। पूरी आर्मी, एक भैया आईएएस ऑफिसर है, उनका कुत्ता खो गया, उसके पीछे लगा दो, ये उनका कुत्ता खो गया, मिसिंग है, सब उसको लगे हैं 24 घंटे में ढूंढ के लाने, ठीक है। इस बीच में कुछ भी हो जाए बैकग्राउंड, तो सारा सिस्टम आ गया यहाँ पे एक्सागेरेट रिस्पॉन्स देने, कि कुछ तो ऐसा फॉरेन मटेरियल आया जिसमें बहुत ज्यादा तेजी से रिस्पॉन्स हो गया। तो दैट इज नोन एज एक्सागेरेटेड रिस्पॉन्स of the immune system to certain antigen present in the environment is called allergy। ये इसकी definition है। The substance to which such an immune response is produced are called allergen। The antibodies produced to these are IgE, या एक सेल का काउंट जो आपको ज्यादा मिलेगा वो होता है आइसनोफिल, ठीक है। ब्लड में इनका काउंट 10 टाइम्स हायर हो जाता है। तो वो डिनोट करता है कि या तो आपकी बॉडी किसी पैथोजन इंटरेक्शन से अभी अभी उठी है, इसलिए इनका काउंट बढ़ा हुआ है, क्या आईजीई और ऑलरेडी एलर्जिक रिएक्शन हुए हुए, क्लियर, इसको इंडिकेट करता है। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स इन डस्ट, पॉलेंस, एनिमल डैंडर, जो मरे हुए एनिमल्स के आपको डर्मिस वाले सारी चीजें अगर एवापोरेट वहां पे फैली हुई है तो उससे भी एलर्जी कॉज हो सकती है। सिम्टम्स ऑफ allergic reaction include sneezing, watery eyes, running nose and difficulty in breathing। अब देखो जो भी हमारा एलर्जी है उससे डील कौन किया सबसे पहले, जो हमारे एक्सटर्नल बैरियर है। एक्सटर्नल बैरियर को कौन सा प्लेस सबसे ज्यादा जो मिल रहा है, अगर कोई चीज एयर में प्रेजेंट है तो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम, स्किन सिस्टम, ठीक है। कभी कभी होता है कि एक पर्टिकुलर पोर्शन पे ही एलर्जी हो रही है, वहां पे बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, ठीक है। इंटरनल पूरी बॉडी में बहुत गर्मी लग रही है, बहुत बेचैनी सा हो रहा है, तो वो इंटरनल पहुंच चुका है एलर्जी। लेकिन आपको सरफेस है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे एलर्जी हुई है, किसी केमिकल से एलर्जी हो रही है, परफ्यूम स्प्रे करने से उस स्प्रे साइट पे एलर्जी हो रही है, या उसके फ्रेग्रेंस से एलर्जी हो रही है। तो ये सब आपके डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन होंगे, ठीक है। ब्रीदिंग की वजह से स्मेल को आपने ब्रीथ किया, इनहेल किया, ठीक है, उनसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो अलग अलग फैक्टर है, लेकिन वो एट द एंड क्या कर रहे हैं, एलर्जी को। क्लियर? तो सिम्टम ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूडिंग स्नीजिंग, वाटरी आई, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। अब ये दोनों एकदम अच्छे से, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर एलर्जी से क्वेश्चन आएगा तो या तो एंटीबॉडी के बारे में आएगा, स्नोफिल सेल के बारे में आएगा, एक्सागेरेट तो सबको याद रहता है, हे फीवर आ सकता है, एंड जो सिक्रीशन है दैट इज
हिस्टामिन सिक्रीशन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। मास्ट सेल से सिक्रीशन हो रहा है दो केमिकल का जो एलर्जी कॉज कर रहे हैं। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज एक्सपोज टू और इंजेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जन एंड द रिएक्शन स्टडी। पहले ये चलता था, ट्रेडिशनल प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और अभी भी कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि ट्रेडिशनल आपको ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देती है। तो आप पेशेंट्स को डॉक्टर क्या करता है, स्टडी करता है, उससे बातें करेगा, उससे पूछेगा क्या क्या खाया, कितने दिन से हो रहा है, क्या पहना था, कुछ किया था, कहीं गए थे, किस तरीके के एलर्जन की पॉसिबिलिटी है। तो एक पॉसिबल एलर्जन की लिस्ट बना लेगा, उस एलर्जन को फिर वो इंड्यूस करेगा बॉडी के किसी किसी पार्ट में, ठीक है। जैसे स्किन से रिलेटेड होगा या इन हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हुआ है, तो उस तरीके से वो छोटा छोटा अमाउंट में रिएक्शंस करा के स्टडी करेगा, और जिस चीज से रिएक्शन होगा, जहां पे जैसे स्किन पे टेस्ट कर रहा है और इन्फ्लेमेशन हो गया, तो जब इन्फ्लेमेशन हुआ वही आपका एलर्जन हो जाएगा। इज इट क्लियर? लेकिन अब क्या होता है, ये एंटीजन क्योंकि इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है, तो पर्टिकुलर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से भी इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। क्लियर? मैम मीन्स हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन कॉज इन्फेक्शन, ट्रिगर, इम्यून सिस्टम को फास्ट ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। दे आर इंपॉर्टेंट फॉर बीपी रेगुलेशन। हाँ, ज्यादा अमाउंट में जब आपका वर्क कर रहा है इम्यून सिस्टम, तो भी ये आपका रिस्पॉन्सिबल हो गया। जब ज्यादा अमाउंट में चल रहा है, इट मीन्स की ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा चाहिए, तो आपका बीपी बढ़ेगा थोड़ी देर के लिए, मतलब अब एलर्जी पे डिपेंड करता है कि कैसी एलर्जी कितने देर के लिए हुई। तो केमिकल याद रखो, टाइप्स ऑफ एलर्जिक दिया हुआ है यहाँ पे, एलर्जन, पॉलन, डस्ट माइट, डेब्रिस, एनिमल, डैंडर एंड इधर वाटरी आइज, रनिंग नोज, ईची थ्रोट, ये सब क्या हो गया आपका सिम्टम। अब एक जो मास्ट सेल की बात है, ये मास्ट सेल रिलीज करती है, उसका थोड़ा सा बेटा यहाँ पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे, इम्यून सिस्टम में आप एलर्जी जब पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ाया जाएगा। एलर्जन से इंटरेक्ट करते ही मास्ट सेल के जो सरफेस होते हैं ना, वो उस एलर्जन के साथ एक्टिविटी करके उसको डीग्रेनुलेशन कर देते हैं और छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। एंड ये ग्रेन्यूल्स और इसके जो पार्ट है, ये सब मिलके हिस्टामिन को रिलीज करते हैं। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोटीएजेस कलेक्टिवली हम कहते हैं। प्रोटीएजेस मतलब प्रोटीन पे एक्ट करने वाले एंजाइम, ऐसा सिक्रीशन होगा और वो क्या करेंगे, फास्ट करवाएंगे इस रिएक्शन को ट्रिगर करने, एकदम रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट कराएंगे। क्लियर? एक इसमें इंपॉर्टेंट है इंटरल्यूकिन, ये भी याद रखो, इंटरल्यूकिन ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक। जो कॉज कर रहे हैं, जो एक्सागरेट रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक। तो ऐसे कुछ मैकेनिज्म होता है इनका, इंटरेक्ट करेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पे सरफेस पे रिसेप्टर्स दिख रहे हैं, वो रिसेप्टर से एलर्जन मॉलिक्यूल जब इंटरेक्ट कर रहे हैं, मास्ट सेल वहां पे सिक्रीशन स्टार्ट कर चुकी है, या जो भी नियर बाई आपकी सेल्स हैं इम्यून सेल्स की, वो आपके उसके पर्टिकुलर अलग अलग एक्टिविटी स्टार्ट कर देंगे, जिसमें मेनली सबसे इंपॉर्टेंट है मास्ट सेल, जो कि रिलीज करती है हिस्टामिन का सिक्रीशन कर, ठीक है। एलर्जन के इनकॉर्टर से हिस्टामिन को रिलीज करना, और ये हिस्टामिन एक्सागरेट रिस्पॉन्सिबल के एक्सागरेट इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। क्लियर? These escaping histamines grains can cause allergic reaction. Is it clear बच्चा? ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन इतना समझो कि फास्ट इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, इम्यून सिस्टम बहुत तेजी से लड़ाई कर रहा है। अब ड्रग क्या हो गया, एंटी हिस्टामिन, ऑब्वियसली एड्रेनलिन ग्लैंड इसमें इन्वॉल्व होगी, तो उसको भी सप्रेस करने के लिए यूज करेंगे। एंड स्टेरॉइड्स quickly reduce the symptom of allergy somewhat. Modern day lifestyle has resulted in lowering of immunity and more sensitivity. अब बेटा देखो, ये मैंने कई बार तुम लोग को बताया कि जिसको बहुत नाजों से पाला जाए वो नाजुक ही रह जाएगा। नाजों से पाला गया इंसान, वो पेरेंटल केयर के चक्कर में लोग गलत कर रहे हैं आज की डेट, कहीं आने ना दो, कहीं जाने ना दो, किसी से मिलने ना दो, पानी बाहर का न पीने दो। तो एक टाइम ऐसा चाहिए कि आप ऐसे ग्रोथ में जाओ कि आप बाहर का खा लो, बाहर के लोगों से इंटरेक्ट हो, बाहर के धूल मिट्टी में खेल लो। अगर 5 साल तक आपने ये सब कर दिया, ठीक है। जैसे कृषि का मैंने तुम लोग को बताया था कि वो प्री मैच्योर है, 8वें महीने में मेरा सिजेरियन करना पड़ गया था मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से।
तो प्रीशु की ऑब्वियसली 2 किलो का ही था वो, एकदम छोटा सा पतला दुबला सा। अब वो इम्यून सिस्टम तो उसका वीक होना ही था, इतना मुझे पता है। तो मैंने ये वाला जो फेज है वो पूरा उसको एक्सप्लोर कराया है, मिर्ची भी खिलाई है उसको, ठीक है, मसाले भी खिलाए हैं उसको, सब कुछ खाया है, वो अनाज बहुत अच्छे से खाया है, फ्रूट्स खाया है, ठीक है, सारे सप्लीमेंट मैंने 5 साल में एकदम ध्यान से रख के दिए। और बाय डिफॉल्ट जो सास लोग होती हैं वो थोड़ा सा गांव की है, तो गांव की चीजें प्रेफर करो तो उसमें खुश हो जाए, ठीक है, तो उनको अच्छा भी लगता है, चलो ये कर रही है ये कर। तो उस केस में आई थिंक कि उसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, क्योंकि एक 5 साल तक ड्यूरेशन था, वो बीमार भी पड़ जाता था, ऐसा नहीं, लेकिन मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दी वर्दी हो गई, इस तरीके का रिस्पॉन्स उसको रहता था, लेकिन अब ठीक ठाक है। तो आई थिंक फ्यूचर में भी उसका इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा, क्योंकि एक सब एक्सपोजर उसको हो चुका है। क्लियर। तो अब ये जो मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल की बात की गई है, ये वही है कि आप पैम्पर करके रखो, आप एकदम प्रोटेक्टिव ग्लव्स व्लव्स पहना के बाहर ले जा रहे हो, मास्क वास्क, मतलब अभी तो चलो रिक्वायरमेंट है इसकी, पहले भी कुछ लोग करते थे, ठीक है, पूरा प्रॉपर केयर से ही बच्चे को ले जाना है, तो वो सब चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, थोड़ा सा धूप भी लगना चाहिए, थोड़ा सा धूल भी लगना चाहिए, थोड़ी सी हर चीज से इंटरेक्शन होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। अब ये भी नहीं कि किसी को कीचड़ में ही छोड़ दो कि बहुत अच्छी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है, तो दुनिया भर के बैक्टीरिया वायरस से आप इंटरेक्ट करा दो। लोअरिंग द इम्यूनिटी एंड मोर सेंसिटिविटी टू एलर्जन, उससे क्या हो रहा है, सेंसिटिविटी टू एलर्जन बढ़ रहा है, जो पॉइंट है वो आपको याद रखना, एलर्जन सेंसिटिविटी हाई हो रहा है, एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया suffer from allergy and asthma due to sensitivity to environment. This could be because of the protected environmental provide early in life. जो शुरू के 5 साल में उनको प्रोटेक्शन दे दिया आपने, उसकी वजह से एक चांसेस है, दिस इज अ पैरामीटर, हर डिजीज के अलग अलग चांसेस कॉज और भी हैं, उसकी वजह से वहां पे वो ज्यादा ससेप्टेबल होगा, ठीक है, दिया है ना, सेंसिटिविटी बढ़ गई। क्लियर। ब्रोंकियल अस्थमा आ गया इसमें, ये डिजीज हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, इस पे नहीं रुक रहे हम। नेक्स्ट, हे फीवर भी पढ़ा चुके हैं हम। एनाफिलेक्टिक शॉक क्या हुआ, जो एकदम तेजी का, एकदम आप उस किसी चीज से एलर्जी हुआ, जैसे जस्ट सपोज आपको प्रॉन एलर्जी है, या फिर किसी को भी जिसको है, उसने रेस्टोरेंट में खाया और उसको ये वाला अटैक पड़ा, जैसे मुझे एनाफिलेक्टिक शॉक नहीं था, अगर एनाफिलेक्टिक शॉक था होता तो मैं उतनी देर में तो खत्म हो जाती कहानी, ठीक है, तो एनाफिलेक्टिक शॉक बहुत सीवियर लेवल का एलर्जिक रिएक्शन, जिसमें ऑल ऑफ सडन आपकी डेथ हो सकती। This is generalized and most severe form of allergy when a allergen, example penicillin को लिया, enter into blood. It stimulates the secretion of histamine. Histamine का secretion बहुत high stimulate कर दिया. From the mast cell of whole body में जगह जगह ये secretion चल रहा है. This causes vasodilation, जो तुम बोल रही थी बीपी से related है, वही reason यहाँ पे दिख रहा है. Vasodilation and increase permeability of blood vessels. परमिएबिलिटी बढ़ गई, परमिएबिलिटी बढ़ने से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा इम्यून सिस्टम की सेल ब्लड से लिम्फ में आते जाएंगे, ब्लड से लिम्फ में और इंटरस्टिशियल टिश्यू में आते जाएंगे, और जितनी ज्यादा आ जाएंगी वो उतनी ज्यादा फाइटिंग करेंगे। ये मैंने तुम्हें साइटोकाइन स्टॉर्म में भी बताया कि एल्वोलाई के पास परमिएबिलिटी ब्लड कैपिलरीज की बढ़ जा रही है, इससे बहुत ज्यादा सिक्रेशन आपका एल्वोलाई में आ जा रहा है, ठीक है, लड़ने वाले सैनिक आ जा रहे हैं, एक्सेस अमाउंट। So large amount of fluid is leaked out from the blood vessels into extracellular space, and decrease in blood volume cause fall in blood pressure that may lead to death. और क्योंकि ऐसा कई बार रिपोर्टेड हुआ है, तो अभी अपने इंडिया वगैरह में तो बहुत इसका ध्यान नहीं रखा जाता, लेकिन यूएसए लंदन वगैरह के साइड आप देखोगे तो वहां पे ये रूल में आता है कि हर एक रेस्टोरेंट में एक चार्ट होना चाहिए, पहले भी मैंने बताया कि कैलोरिक वैल्यू का चार्ट आता है हर डिश के साथ। यहाँ पे तो प्राइस लिखने में बस इतना ही, मेनू में आपको यही दिखेगा, डिश और प्राइस। वहां पे क्या होता है, डिश प्राइस लिस्ट तो होगी ऑब्वियसली, उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू वैल्यू कैलोरी कितनी आपको मिलने वाली है, और उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, ताकि आप, और जैसे पीनट्स की बात करें, पीनट्स एलर्जन में रिपोर्टेड है, और फॉरेन में इसका एलर्जी ज्यादा है, हम लोगों में कम होता है, क्योंकि हमारे एक पीनट हमारा डेली रूटीन के फूड का पार्ट बचपन से बन जाए, पोहे में खा रहे हैं, ठीक है, चटनी में डाल रहे हैं, भून के पीस रहे हैं पीनट्स को, ठीक है, एक गुड़ चिक्की आती है वो बहुत ज्यादा खाते हैं, तो धीरे धीरे पीनट से एलर्जी इंडिया में उतनी नहीं रिपोर्टेड, अब किसी को होगी तभी होगी, लेकिन जो आपके फॉरेन साइड की जगह है यूएसए वगैरह,
यहाँ पे पीनट एनर्जी इज अ कॉमन थिंग, तो जिसमें भी होगा तो उसमें वार्निंग में लिखे रहेगा इट कंटेन्स पीनट। क्लियर? तो इस तरीके से आएगा एंड आपको इसका इंजेक्शन वहां पे हर रेस्टोरेंट में मिलेगा। और ये उसी तरीके से है कि बस आप इंजेक्ट कर दो, कोई भी इसको ट्रीटमेंट मतलब बहुत एक डिग्री वाला होने की जरूरत नहीं है, जो भी वहां पे रहेगा वो इसको इंजेक्ट कर देगा, तो वो इनिशियली एनाफिलिप्टिक अटैक से वो पर्सन बाहर आता है। तो लाइफ सेविंग इंजेक्शन, और ये डिस्कवरी है जो कि एपिनेफ्रिन को कंटेन किया हुआ। तो ऑल ऑफ सडन ये क्या करेगा, यही हिस्टामिन का जो रेगुलेशन हो रहा है, हिस्टामिन का जो फॉर्मेशन है उसको ब्रेक डाउन कर देगा। क्लियर? नाउ आ जाती है ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें लिस्ट ऑफ डिजीज है और सब डिजीजेस को थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है, जिसमें आपको प्रायोरिटी रखना है रिमेटाइड आर्थराइटिस, ग्रेव्स डिजीज, हैसिम्टोस डिजीज, थायराइडाइटिस एंड टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज में एक आ जाता है आपका कंपैरिजन, उसको ध्यान में रखिए। ऑलरेडी एक लिस्ट पूरी दे रखी है, थोड़ी इंफॉर्मेशन। बेस यही है बेटा कि ऑटो इम्यून, अपना इम्यून सिस्टम ही उस डिसऑर्डर को कॉज कर, ठीक है। जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस की बात किया जाए तो इसका इनिशियल सिम्टम यह है कि उठते उठते सुबह बहुत ज्यादा ज्वाइंट में पेन होता है और धीरे धीरे दिन भर में थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है, ये इनिशियल है। लेकिन जब ये अदर ऑर्गन्स वगैरह को डैमेज कर देता है तो ये सीवियर हो जाता है और लाइफ टाइम एक डिजीज हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन डिजीज वाला और इम्यून सिस्टम पूरा आज कंप्लीट हो गया। ठीक है, व्हेन द इम्यून सिस्टम डज नॉट डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, जो उसका काम था वही गड़बड़ कर दिया। अब ये तुम कैसे आर्मी से रिलेट करो, जैसे कभी कभी सुने होगे ना कि एक आर्मी ऑफिसर ने कई लोगों को गोली मार दी, ठीक है, जस्ट वो मेंटल डिसबैलेंस हुआ और उसने कई लोगों को गोली मार दी, तो उसने अपने जो ग्रुप है उसमें से ही लोगों की डेथ कर दी, कॉज कर दिया। सेल्फ नॉन सेल्फ वाली बात खत्म हो गई, ठीक है। मतलब उसको फॉरेन, जैसे जैसे सपोज इंडिया के बॉर्डर पे कुछ सैनिक हैं और वो किस एक उसमें से सैनिक बार बार किसी बात से उसके अंदर बहुत ज्यादा मेंटल डिस्टरबेंस चल रहा है, ठीक है। अब उसको बुरी लग गई बात, कोई बहुत बुरी लगी और वो मौका ही देख रहा था, तो उसने क्या किया, उठाया दो तीन एकदम AK-47 और डिनर करते टाइम गए, पता है सारे लोग इस वक्त बिना उसके बैठे होंगे, और उसने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। तो उसने क्या किया, अपनी ही टुकड़ी अपने ही ग्रुप के लोगों को डिस्ट्रॉय कर, दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। पूरा इम्यून सिस्टम आपको डिफेंस सिस्टम से ही रिलेट करके समझ में आ जाएगा। एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द सेल्फ एंटीजन, खुद का जो एंटीजन है उसी के अगेंस्ट में फॉर्मेशन स्टार्ट हो। Memory based acquired immunity involved in higher vertebrate based on the ability to differentiate foreign organisms from self, while we still do not understand the basis of these two corollaries, ये मुझे भी नहीं पता क्या है, of this ability have to be understood। देखती हूँ मैं ये पॉइंट। One, higher vertebrates can distinguish foreign molecule as well as foreign organisms. Most of the experimental immunology deals with this aspect. ये तो correct बात है। Two, sometimes due to genetic and other unknown reason, the body attacks cells. अच्छा, ये genetic disorder को types of immunity की बात कर रहा है, on the basis of कि आप जो एक normal चीज है कि foreign से expose होने पे हुआ, एक हो गया कि आपको genetic disability से वो disease हो गई है, तो उसमें क्या हो गया, अटैक कर रहा है सेल्स से। दिस रिजल्ट इज डैमेज टू बॉडी एंड इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। क्लियर? जिसका एग्जांपल है रिमेटॉइड आर्थराइटिस व्हिच अफेक्ट मेनी पीपल इन आवर सोसाइटी इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। और ये वन ऑफ द डिजीज है जो बहुत तेजी से बढ़ रही है, इम्यून सिस्टम डैमेज हो रहा है, और इम्यून सिस्टम में वन ऑफ द वेरी हाई रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डिजीज इज रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हम अपलोड कर लेना, और उसको बाद में कभी देख लेंगे जब ये चैप्टर रिवाइज कराएं। ऑर्गन स्पेसिफिक क्या हो गया, ऑटोइम्यून डिजीज आर ऑफ टू टाइप्स, ब्रॉडली कैटेगराइज करें इसको, तो एक हो गया ऑर्गन स्पेसिफिक, जैसे वो डिजीज सिर्फ और सिर्फ लीवर में, वो डिजीज सिर्फ और सिर्फ हार्ट में, वो डिजीज सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में अटैक कर रही, तो ये कैसा हो गया आपका ऑर्गन स्पेसिफिक। ठीक है, नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक और सिस्टमिक, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने ले लिया, वो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, पूरा सिस्टम में हुआ तो सिस्टमिक हो गया।
ठीक है। लीवर, पैंक्रियाज, किसी ऑर्गन में वो डिजीज कॉज कर रहा है, सिर्फ एक जगह के ऑर्गन के टिश्यू और सेल को उसने टारगेट कर दिया, दैट इज ऑर्गन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्लियर। तो ऑर्गन स्पेसिफिक जैसे थायराइड से रिलेटेड वहां पे लिखा हुआ था लिस्ट, वो सब क्या हो गया, ऑर्गन स्पेसिफिक are those where antibodies and invasive destruction lesions are directed against one organ of the body. Direct target organs are thyroid, adrenal, stomach, and pancreas. Example: Hashimoto's thyroiditis, thyrotoxicosis, and myasthenia gravis. ये सब आपके क्या हो गए, ऑर्गन स्पेसिफिक। माइस्थेनिया रिलेटेड है मसल्स, मसल्स पे जब अटैक होगा तो उसको माइस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक और सिस्टमिक, सिस्टमिक मतलब बॉडी, जैसे हम बोलते हैं ना सिस्टमिक सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरे बॉडी में गया ब्लड, तो वही वर्ड। और दो आर दोज वेयर एंटीबॉडीज एंड लेजन्स आर directed to antigens which are widespread throughout the body. Rheumatological disorder characteristic involve the skin, kidney, joints and muscles. तो इनिशियली जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, क्योंकि आर्थराइटिस वर्ड है तो उसको सबसे प्राइमरी जो सिम्टम्स दिखेंगे वो ज्वाइंट से रिलेटेड देखेंगे, लेकिन लेटर वो स्किन को, किडनी को और मसल्स इस तरीके का डिस्टर्बेंस करता है। तो वो किस एग्जांपल में आ गया आपका, सिस्टमिक में, नॉन ऑर्गन स्पेसिफिक। क्लियर। कंटेंट ज्यादा था बट इम्यून सिस्टम पूरा आज हो गया खत्म। ये कुछ और लिस्ट ऑफ डिजीज हैं, जस्ट आपको हम बाद में कभी कवर करा देंगे और ये हम लोग देखेंगे। थेरेपी की बात करें तो मेन हमें ध्यान में रखना है इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी। ठीक है, क्या हम कल ले लेंगे थोड़ी सी, एक छोटी सी क्लास है, कोई दिक्कत। फिर कैंसर, एड्स और जो बैड हैबिट्स वाले अल्कोहल वगैरह ड्रग्स वाला पोर्शन है उसको कवर करके ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? और अगेन आई से कि अच्छे से